नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध फैल चुकी है और दुनिया विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। बातों का दौर अब बीत चुका है, अब बारी है ईंट का जवाब पत्थर से देने की। IAEA के खुलासे ने हड़कंप मचा दिया। ईरान ने 12 एटम बम तैयार कर लिए हैं, यानी बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाला भक्त। अब वक्त खत्म हो चुका है। अब तेहरान की हिट लिस्ट पर उसके दुश्मन सीधे निशाने पर आ चुके हैं। उधर ट्रंप की गीदड़ भभकी नहीं बल्कि सीधी धमकी है कि ईरान को परमाणु डील करनी ही होगी, वरना अमेरिका बम गिराने के लिए उंगलियां ट्रिगर पर टिकाए बैठा है। और अब इजराइल की अगर बात, वो वैक्यूम बम से ईरान को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुका है। इस महाविनाश के माहौल पर बस यही कहा जा सकता है कि नसीहत छोड़िए, जंग का मैदान बाकी है। किसे मिटना है, मिट्टी में बसना है, बस ये इम्तिहान बाकी है। अब सवाल यही कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने वाली है? आज करेंगे इसी पर चर्चा खास मेहमानों के साथ। दुनिया के नक्शे से मिडिल ईस्ट मिटने वाला है या पूरी मानवता तीसरे विश्व युद्ध की भेंट चढ़ने वाली है? कयामत की घड़ी करीब है। अब चर्चा कूटनीति की नहीं बल्कि कुचल देने की हो रही है। अधजल घघरी छलकत जाए वाली कहावत तो आपने सुनी ही है। अब ये कहावत भी बहुत पुरानी हो गई। यहाँ तो बारूद का समंदर हिलोरे मार रहा है। अब IAEA की एक रिपोर्ट आई जिसने दुनिया के पैरों तले जमीन खिसका दी। ईरान ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 12 एटम बम तैयार कर लिए हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। तेहरान अब दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीने के मूड में नजर आता है। अगर ये कहा जाए तो ये गलत होगा। वो सीधे अब दुश्मनों की लंका लगाने की तैयारी कर रहा है। और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप की वो गीदड़ भभकी आई जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम साफ है, ईरान को परमाणु डील की मेज पर झुकना ही होगा, वरना अमेरिका परमाणु प्रहार से नक्शा बदलने को तैयार है। अब ट्रंप के खामने को एक बार फिर से धमकी नजर आती है। किस रूप में? समझिए, ईरान को परमाणु डील करनी ही होगी, ये बात एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से कही गई। और ये भी कहा गया कि अगर डील नहीं हुई तो नतीजा भयावह होगा। हालात खराब नहीं करना चाहता अमेरिका, ये ध्यान में रखिए। और अगर डील नहीं हुई तो उसके बाद हालात और भी ज्यादा बद से बदतर हो जाएंगे। अगले 1 महीने का वक्त दिया। 1 महीने में नतीजे निकलने की उम्मीद है और अगर परिणाम नहीं निकला तो दबाव और बढ़ाया जाएगा, ये स्पष्ट है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को अब चौतरफा घेरना चाहता है। इसी को लेकर घेराबंदी और लगातार बढ़ा रहा है। अगर आपको याद हो तो वेनेजुएला का हाल, वेनेजुएला पर हमले से पहले भी कुछ इसी तरीके का हाल, इसी तरह की तैयारियां, इसी तरह की रणनीतियां अमेरिका की नजर आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप मादुरो से बातचीत के जरिए हल निकालने की बात करते रहे, दबाव बनाते रहे, चेतावनियां देते रहे। और इस चेतावनी या बातचीत की आड़ में उन्होंने वेनेजुएला की घेराबंदी की और बड़ा खेल कर दिया और आखिरकार हमला किया और मादुरो को उठाकर ही सीधे ले गए। अब मिडिल ईस्ट में भी ऐसे ही कुछ हालात नजर आते हैं। मिडिल ईस्ट में तैनाती बिल्कुल साफ इशारा कर रही है कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान पर हमला होना पूरी तरह से तय है। लेकिन होशियार सिर्फ ट्रंप अकेले नहीं है। डील में जो डिले है, यानी कि जो देरी हो रही है, उसकी आड़ में ईरान भी अपनी जंगी तैयारियां पूरी कर रहा है। ईरान की तरफ से भी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। दरअसल अब जो एक रिपोर्ट आई IAEA की, उसमें खुलासा हुआ कि ईरान ने 1 या 2 नहीं बल्कि 12 एटम बम बना लिए हैं। इस ताजा रिपोर्ट में यह कहा गया कि ईरान के पास में 400 किलो यूरेनियम संवर्धन है। 60% तक संवर्धित यूरेनियम ऑलरेडी मौजूद है और कभी भी 12 परमाणु बम बना सकता है ईरान, ये भी कहा गया है। अब दरअसल जो नतांज है, फोर्डो प्लांट, यहाँ पर यूरेनियम ऑलरेडी मौजूद है। आपको याद होगा कि जब पिछले साल अमेरिका ने मिडनाइट हैमर ऑपरेशन को अंजाम दिया तो अमेरिका ने ऐसे ही न्यूक्लियर प्लांट्स को टारगेट किया, लेकिन अमेरिकी हमले के बावजूद ये यूरेनियम सुरक्षित है। कहा यह जाता है कि परमाणु प्लांट्स के नीचे ये यूरेनियम बचे रह गए थे और यही बचे हुए यूरेनियम करीब 400 किलो करीब के हैं। अब ईरान को रोकने में अमेरिका जुटा हुआ है। अमेरिका के साथ में इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान को कंट्रोल किया जाए।
लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप भूल रहे हैं कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। ईरान ने भी अपनी हिट लिस्ट रेडी कर ली और इस हिट लिस्ट में तेहरान ने साफ कर दिया कि अगर वॉशिंगटन ने जरा सी भी चूक की तो अमेरिका बेस या इजराइल की सरजमी पर सिर्फ राख मिलेगी और कुछ भी नहीं। और इसी पर दो पंक्तियां जरूर याद आ रही हैं, हवाएं खुद बताएंगी कि किसका सर कटना है, किसे जिंदा रहना है और किसे मिट्टी में मिलना है। ईरान ने हिट लिस्ट तैयार कर ली है, बस कभी भी ईरान अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकता है, उसकी बड़ी तैयारी है। अब ईरान की इस हिट लिस्ट में किसका नाम है, आखिर कौन कौन है, वो भी जरा जल्दी से जान लीजिए। अब बताया जा रहा है ईरान की तरफ से जो हिट लिस्ट जारी की गई है उसमें निशाने पर नेतन्याहू भी हैं और इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू नंबर 1 टारगेट हैं। ईरान के टारगेट पर इजराइल के बड़े अफसर भी हैं। अब लेकिन कौन कौन है वो भी जान लीजिए, नाम बता देते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री है इजराइल के, वो हिट लिस्ट में है, टारगेट नंबर 1 है। डेविड बर्निया जो कि मोसाद चीफ हैं, वो भी ईरान की इस हिट लिस्ट में है। वहीं इजराइल कॉट्स जो कि रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, वहीं इयाल जमीर आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हैं, शलोमी बिंदर आईडीएफ इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं, यतुजा कोहेन आईडीएफ ऑपरेशन डायरेक्टर चीफ हैं। ये सभी वो बड़े नाम हैं जो ईरान की हिट लिस्ट में हैं और ईरान ने टारगेट लॉक कर लिया है, हिट लिस्ट तैयार कर ली है। बस कभी भी वो दुश्मनों को मौत की नींद सुला सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल जो ईंट का जवाब पत्थर से देने में माहिर है, अमेरिकी हथियारों के साथ में इजराइल के एक हथियार के बारे में भी चर्चा बहुत जोरों से हो रही है और उस हथियार का नाम है वैक्यूम बम। वो वैक्यूम बम जो इजराइल ने गाजा में इस्तेमाल किया और गाजा में जो इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद में हैरान कर देने वाली खबरें और रिपोर्ट सामने आई। अब जानकारी ये सामने आई कि गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल ने जो इस्तेमाल किया उसके बाद में उसके प्रभाव बड़े खतरनाक हुए। इस ऑपरेशन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल इजराइल की तरफ से किया गया, ये दावा है। अब गाजा में इस्तेमाल हुए इजरायली हथियारों की जांच करने वाली एक संस्था ने यह दावा किया कि इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर वैक्यूम बम से हमला किया। आशंका जताई जा रही है कि ईरान के साथ जंग हुई तो हो सकता है कि इस हथियार का इस्तेमाल खलीफा के खिलाफ भी हो सकता है। अब इस हथियार से आखिर क्यों डरना जरूरी है, क्यों डरना चाहिए, वो भी जानिए। जब आप इसकी जानकारी जानेंगे तो आप भी समझ जाएंगे आखिर कितना खतरनाक है ये वैक्यूम बम। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वैक्यूम बम होता क्या है। दरअसल पहले धमाके में ज्वलनशील गैस का फैलाव होता है, ये कहा जाता है। दूसरे धमाके में तेज ऊर्जा निकलती है, गर्मी होती है और धमाके के बाद इंसानी शरीर भाप बनकर उड़ जाता है, यानी कि उसके शरीर के अंश तक नहीं मिल पाते। इस धमाके के बाद में तापमान ही 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है या उससे भी ज्यादा। तो जरा अनुमान लगाइए क्या हालात होते होंगे। अब इजराइल वैक्यूम बम के साथ साथ घात लगाए बैठा है। ये वो हथियार है जो ऑक्सीजन सोखता है और इंसानी फेफड़ों को पूरी तरह से फाड़ कर रख देता है। सोचिए क्या हाल होता होगा। अब बेंजामिन नेतन्याहू की सेना का इरादा बिल्कुल क्लियर कट साफ है। अगर ईरान ने परमाणु बटन की तरफ हाथ भी बढ़ाया तो इजराइल उससे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी की तर्ज पर, मलबे में तब्दील कर देगा। अब मिडिल ईस्ट वो बारूद का ढेर है जहां पर सिर्फ एक चिंगारी की देरी है और ये जंग सिर्फ 2 या 3 देशों तक सीमित नजर नहीं आती। ये जो पूरी जंग है अब हो गई है आ बैल मुझे मार। ऐसे हालात बन गए हैं दुनिया के लिए। अगर ईरान ने अपनी एटमी ताकत का इस्तेमाल कर दिया तो मिडिल ईस्ट की मिट्टी में अमेरिका और इजराइल का गुरूर दफन हो सकता है। दुनिया 2 गुटों में बंट चुकी है इस दौरान। मान ना मान मैं तेरा मेहमान बनकर अमेरिका हर जगह पहुंच जाता है अपनी नाक को लेकर, लेकिन इस बार मुकाबला जो है वो टक्कर का है, बराबरी का है। भाई तेहरान का जो एटमी कवच है वो वॉशिंगटन के लिए लोहे के चने साबित हो रहा है, जिसे चबाना फिलहाल अमेरिका के लिए नामुमकिन नजर आता है। मुहावरा है कि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है और परमाणु विनाश की इस बिसात पर शह और मात का खेल शुरू हो चुका है।
अमेरिका ने परमाणु बम लोड कर लिया और किसी भी वक्त हमला कर सकता है, ये भी बात कही जा रही है। कैसे, समझिए अमेरिका की तैयारी। B-52 बॉम्बर अब परमाणु हथियार से लैस करने वाला है अमेरिका, ऐसी रणनीति तैयार की जा रही है। वही न्यूक्लियर मिसाइल से अब बॉम्बर मिनटमैन को भी तैनात किया जाएगा। मिनटमैन 3 पर यह न्यूक्लियर वॉरहेड लगाने की तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अब आप आंकड़ा समझिए, अमेरिका के पास में मौजूदा वक्त में 76 B-52 बॉम्बर्स मौजूद हैं, 76, और उन 76 B-52 बॉम्बर्स में से 30 B-52 बॉम्बर्स ऐसे हैं जो कि परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। अमेरिका के पास में अभी के वक्त में 400 से ज्यादा मिनटमैन 3 मिसाइलें मौजूद हैं और ये सभी किस तरह से घातक हैं। अगर उसका एक एक प्रहार भी कर दिया जाए तो ईरान में तबाही मचा सकता है ये। तो क्या 2026 इतिहास का वो साल होने जा रहा है जब इंसानियत ने खुद को मिटाने का फैसला ही कर लिया है? ट्रंप की अक्कड़ और खामनेई की जिद ने दुनिया को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया। याद रखिए, इस जंग में जीत किसी की होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो नजर नहीं आता, क्योंकि जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। लेकिन अगर ईरान अपनी जिद पर अड़ा रहा और अमेरिका ने ट्रिगर दबा दिया तो आपको यकीन मानना होगा, ना इजराइल बचेगा ना अमेरिका सुरक्षित रहेगा। मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया को खा जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों की जानकार निपुण आलम बयान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपीश चौधरी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत संजय कुलकर्णी जी आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे इस बात को जरा समझाइए, जो मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं हर लिहाज से। अब IAEA की जो रिपोर्ट सामने आई उसने कहा है कि 12 एटम बम बना चुका है या फिर बनाने की तैयारी में है, ऐसे कयास लगाए जा रखे हैं। जो ताजा रिपोर्ट सामने आती है, ये कितना घातक है? क्या इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा ईरान के माध्यम से? इजराइल जो डर रहा है या अमेरिका डर रहा है, ये ताजा रिपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे सर? नैना जी बहुत बहुत धन्यवाद, को पैनलिस्ट को सबको। सवाल ये है कि जब इराक पे हमला किया गया था तो भी उस वक्त यही कहा गया था कि इनके पास न्यूक्लियर बम है, इसलिए हम क्या, और जब तहकीकात हुई तो कुछ भी नहीं निकला। ईरान में जरूर, इसमें कोई शक नहीं कि इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 60 से 70% तक करने की काबिलियत है, और अगर सिर्फ बिजली ही पैदा करनी है तो अधिक से अधिक 5 से ज्यादा 10% यूरेनियम इनरिचमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो ईरान, इसमें कोई शक नहीं कि काबिलियत जरूर है। जरूर जिस वक्त 12 दिन की लड़ाई हुई, 400 किलोग्राम यूरेनियम का लापता होना, कहाँ चला गया या आखिर तक पता नहीं चला, जबकि अमेरिका ने पूरी कोशिश की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और न्यूक्लियर उनके जो रिएक्टर्स को बर्बाद करने की। लेकिन क्या ईरान के पास न्यूक्लियर काबिलियत है? क्या 12 बम बना सकता है? इसके ऊपर बार बार ईरान ने कहा है न्यूक्लियर को लेकर के वो बातचीत करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बिल्कुल अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम जो है डिस्ट्रक्शन वाला वो नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वो ये सिर्फ एक तरीका है डेटरेंस का कि अगर आप हमको धमकाते हैं तो हमारे पास भी कुछ है। सवाल ये नहीं है, सवाल है वो खरमशेर मिसाइल्स का, जिसका तकरीबन एक बहुत बड़ा आंकड़ा 5000 के आसपास मिसाइल है। खरमशेर 1, 2, 3 और 4, और 4 जिसकी काबिलियत 2000 किलोमीटर, बाकी मिसाइल्स की भी, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो 30 मीटर है। वेरी एक्यूरेट खरमशेर, जिससे इजराइल बर्बाद हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर इजराइल बर्बाद हो सकता है, यूरोप की कई सिटी बर्बाद हो सकते हैं, क्या ये अमेरिका तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। लेकिन मौजूदा स्थिति में तो आज के वक्त की लड़ाई ही ये है कि आखिर कौन कितना न्यूक्लियर क्षमता रखता है या कौन कितना ताकतवर है। अगर ईरान अपनी इस ताकत को बढ़ाता है तो क्या किसी और के लिए चिंता का सबब है? क्या वो इस्तेमाल कर ही लेगा, ये भी जरूरी है? क्या नियत में डाउट है क्या? देखिएगा, ईरान करेगा कभी भी नहीं करेगा। ईरान भी जानता है कि वो भी उसके जो रिश्ते हैं बाकी देशों के साथ इतने अच्छे नहीं है, लेकिन एक मामले में आज पूरा ही मिडिल ईस्ट साथ है कि वो ईरान के साथ खड़ा दिखता है। ईरान मिलने वाला नहीं है। इजराइल जानता है
इसराइल ने भी 12 दिन की लड़ाई से पहले तकरीबन 20 अरब डॉलर का नुकसान झेला है, और वो नुकसान हुआ किससे? ईरान की मिसाइल से। और अब उसके बाद जो करमशेर मिसाइल, करमशेर 4 आया है, जिसका हर एक वॉरहेड 1500 किलोग्राम का है और इतनी सारी मिसाइलें हैं, एक्यूरेट है, 30 मीटर तक की एक्यूरेसी है, तो जरूर इसराइल को खतरा है। बातचीत न्यूक्लियर है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। न्यूक्लियर को लेकर के मकसद एक, डील करो। डील क्या? कि आप अपना मिसाइल का कार्यक्रम जो है वो बंद करो, क्योंकि 2000 किलोमीटर रेंज पूरा ही इसराइल खतरे में आता है। तो इसको देखते हुए इसराइल को भी डर है। और जैसे आप कह रहे थे वैक्यूम बॉम्ब, जिसे थर्मोबैरिक बॉम्ब बोलते हैं, जरूर उस बॉम्ब से सारा ऑक्सीजन जो है वो इस इलाके में खत्म हो जाता है। इससे ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी जो अपना क्या बोल सकते हैं, कोई भी इंसान है, पक्षी है, पशु, सब खत्म हो जाएंगे। तो वो देखते हुए जरूर खतरा ईरान को भी है, इसराइल को भी है, और अमेरिका एक मध्यस्थता भूमि निभा रहा है, जिसका मकसद इसराइल को बचाना, इस इसराइल के अस्तित्व को बचाना। लेकिन ईरान के ऊपर जितना जोर डाल सकते हैं डालना। और वेनेजुएला तो है नहीं, ईरान पुरानी सभ्यता है, बहुत आबादी है, बहुत बड़ा देश है। और इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं catch-22 सिचुएशन पे हम आज खड़े हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, अगर जिस वैक्यूम बम की बात है उस पर तो मैं बाद में आऊं, लेकिन फिलहाल आईएए की जो रिपोर्ट है वो अपने आप में बड़ी घातक है। मैं यूके देवनाथ जी का रुख करते हुए इस बात को समझना चाह रही हूँ। सर, ये जो रिपोर्ट आई उसमें अलग अलग बातें कही गई और इसमें कोई शक नहीं कि वो बातें बड़ी चिंता का सबब भी है। अब इस बीच ये भी कहा गया कि जो ईरान की 3 मुख्य संवर्धन साइट्स हैं वहां पर कई महीनों से आईएईए के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो मुआयना करने जा ही नहीं पाए और अंदर खाने इतनी बड़ी अपडेट्स हो गई। क्या यही वजह है कि उसको एक तरह से बचाकर रखने की कोशिश की जा रही थी? और इस बात का इल्म बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को भी है और नेतन्याहू को भी है, और वो बखूबी जानते हैं कि अब ये संवर्धन सिर्फ संवर्धन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि परमाणु हथियार बनाने के आखिरी पड़ाव, या हो सकता है बना भी लिया गया हो, ये भी नहीं कहा जा सकता कुछ। नैना, हो ये रहा था कि पिछले साल जून में इजराइल ने और अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर। उसके पहले पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 5 महीनों में आईएईए की 5 टीम ईरान जा चुकी थी। तो ईरान ने आईएईए की टीम को जून तक, यानी जब तक इजराइल और अमेरिका ने हमला नहीं किया तब तक ईरान जाने दिया। दिक्कत ये आ रही है कि अमेरिका चाहता है कि आईएईए की टीम वहां जो जाए उसमें इजराइल के और अमेरिकन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हों, जबकि ईरान बार बार कह रहा है ठीक है आप आ जाइए, भविष्य में भी आ जाइए, लेकिन आईएईए के उस टीम में कोई अमेरिकन या इजरायली न्यूक्लियर साइंटिस्ट या इंजीनियर नहीं होगा। ये आईएईए की विजिट को ईरान ने कभी रोका नहीं। हाँ, जाहिर बात है, एक संप्रभुता देश है, तो उसने हमेशा ये कहा है कि आईएईए की टीम जब आएगी तो ईरान के हाँ कहने के बाद आएगी, और ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वही उनको अलग अलग साइट्स पर ले जाएंगे। हो ये रहा था कि आईएईए की टीम ने, ये पिछले साल मई की रिपोर्ट है, आईएईए की टीम ने कहा कि सब जगह उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, खासतौर से अंडरग्राउंड शाफ्ट और अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर। अब ईरान ने इसका उस वक्त जवाब दिया था कि उसको शक है कि आईएईए के जो इंजीनियर्स हैं और साइंटिस्ट हैं, ये क्योंकि वहां पर हर न्यूक्लियर साइट पर जा रहे हैं, ईरानी न्यूक्लियर इंजीनियर्स से मिल रहे हैं, तो इनको पता है कि कौन कौन ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट, क्या नाम है, किस जगह पे उसकी लेबोरेटरी है, उसका ऑफिस कहाँ है, उसका घर कहाँ है, वो सुबह कितने बजे काम पे आता है, शाम को कितने बजे काम से वापस जाता है। तो ये सारी लोकेशंस जो हैं ये फीड हो रही थी सीआईए को और मोसाद को, और इसी इंफॉर्मेशन के बदौलत सीआईए और मोसाद जो है ईरान के न्यूक्लियर संयंत्रों को टारगेट किया अगले महीने, यानी जून 2025 में। तो ये पृष्ठभूमि रख के हमें आगे जाना पड़ेगा। नैना, बिल्कुल सर,
इसमें कोई शक नहीं सर। ये आने वाले वक्त में आखिर क्या परिस्थितियां बनेगी ये भी जरूर देखने वाली बात है। लेकिन निपुण आलम बयान जी, जिस तरह से इजराइल, अमेरिका और ईरान, इन तीन के बीच में एक बड़ी अलग परिस्थितियां हैं। इजराइल और अमेरिका के बीच की मीटिंग होती है और उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद मीटिंग में बड़ी खामोशी के साथ में कुछ डिसाइड किया गया हो, लेकिन उसके कुछ समय बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डील ही एकमात्र तरीका है, अगर वो नहीं हुआ तो आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। दूसरी तरफ B-52 बॉम्बर्स की बात हो या घेराबंदी की बात हो, बातचीत की आड़ में बार बार दावा ये किया जा रहा है कि जो पैटर्न उन्होंने वेनेजुएला में अपनाया था, पहले दबाव और उसके बाद में एक्शन, वही पैटर्न यहां पर अपनाने की कोशिश है ईरान में भी। देखिए, अभी मेरे पूर्ववर्ती दोनों ने बोला, संजय सर ने और देवनाथ सर ने, एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था संजय सर ने कि ईरान जो है एक पुरानी सिविलाइजेशन है और वहां पर एक जो नेशनलिज्म है वो बड़ा कहते हैं ना कि जब एक पुरानी सिविलाइजेशन होती है तो राष्ट्रवाद एक अलग लेवल का होता है। और हम देखते हैं कि हाँ, ईरान के अंदर थोड़ा बहुत उठापटक रहती हैं, चीजें बदलती बदलती रहती हैं, लेकिन एक अगर किसी तरह की कार्रवाई अमेरिका करता है तो संभावना ये भी रहती है कि जो सरकार प्रेजेंट रिजिम के अगेंस्ट लोग हैं, हो सकता है वो भी अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ सकती हैं, यानी कि खराब हो सकती हैं। हमने देखा है कि ईरान 1979 से लेके अब तक आप देखें, तब से अमेरिका के सामने कोई मजबूती से खड़ा है तो वो ईरान ही खड़ा है। 1979 में आप सोचिए, अमेरिका की एम्बेसी के लोगों को सबको उन्होंने क्या कर लिया था उस समय, करीब 12 महीने तक उनको बंदे बनाए रखा, यानी कि उनको वहां पे अपने पास रोके रखा। अमेरिकन ऑपरेशंस भी चलाए लेकिन छुड़ा नहीं पाया। 95 से ईरान क्या कर रहा है, सेशन झेल रहा है, लेकिन तब भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अब यहाँ मिडिल ईस्ट में क्या है कि अमेरिका के सामने अगर कोई खड़ा है या इजराइल के सामने कोई खड़ा है तो मात्र एक ही देश है, वो है ईरान। और ईरान को केवल आप ये मत समझें कि ईरान जो है आपका अमेरिका इजराइल के सामने खड़ा है, बल्कि ईरान ने एक इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक कहते हैं उम्मीद की लोग कह सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व को ये एक लगा है कि अगर इस्लामिक वर्ल्ड की कोई नुमाइंदगी करता है तो वो ईरान करता है। जिस प्रकार से उसने हमस या गाजा वाले मैटर में जिस प्रकार से ईरान ने उभर कर आए, तो होता ये है कि जो सुन्नी मेजोरिटी के कंट्रीज भी हैं, उनकी भी जो जनता है वो भी ईरान के फेवर में खड़ी होती है कि ईरान जो है इस्लामिक वर्ल्ड का इकलौता मात्र एक ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने खड़े होने की जरूरत रखता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, तो ईरान के साथ उस तरह का पूरा इक्वेशंस, रशिया चाइना का सपोर्ट, मैं ही नहीं मानता कि ओपनली रशिया चाइना अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आ जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि हो सकता है कि बैकएंड से पूरी सप्लाई, और ऐसा हो भी रहा है, चीन लगातार ईरान को क्या कर रहा है, सप्लाई वेपन की कर रहा है। तो किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट होने में ये संभावना है कि लंबा वॉर या लंबा कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है। इजराइल का मानना यह है नैना जी यहाँ पर कि जब तक ईरान रहेगा तब तक मैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर सिक्योर नहीं हूँ। और जो हमारे मंसूबे हैं, मंसूबे क्या हैं कि आईमैक बने, मंसूबे क्या है कि सुएज कनाल का एक अल्टरनेट कनाल बनाई जाए जो गाजा स्ट्रिप के पास से निकले। तो बहुत सारे उनके क्या है यहाँ पर अमेरिका के इजराइल के मंसूबे हैं, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो लिहाजा सबसे ज्यादा जरूरी है कि ईरान को साइड किया जाए। अब ईरान को साइड करने का बहाना क्या है, बहाना कह लीजिए, हालांकि मैं मानता हूं कि वास्तविकता भी काफी हद तक है कि ईरान ने कई बार जो अपना परमाणु संवर्धन कार्यक्रम है, यानी कि जो एक एटॉमिक इन्वेस्टमेंट होना है, वो काफी जब बड़ी मात्रा में किया और एक उस लिमिट तक भी पहुंचा ईरान जहां पर आप कह सकते हैं कि एटॉमिक वेपन बनाने के करीब भी है। और कई बार हमले झेलने के बाद भी, चाहे वो आपका डिजिटल अटैक हुए हों, यानी कि साइबर अटैक्स हुए हों, या हम और भी अटैक्स की बात करें, चाहे वो अमेरिका का B-2 बॉम्बर के द्वारा अटैक करना, उसके बाद भी ईरान के पास में अगर आप एटॉमिक वेपन बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म नहीं कर पा रहे, तो ये स्पष्ट है कि ईरान इतना आसान या इतना इजी आपके लिए टारगेट होने वाला नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि जो आपने कहा, बिल्कुल सही बात आपने कही कि वेनेजुएला को लेकर प्रेशर वाली पॉलिटिक्स,
प्रेशर की पॉलिटिक्स तो है ही, लेकिन एक होता है कि टाइम बैरो करने की स्ट्रेटजी कह सकते हैं, टाइम को थोड़ा सा पास करने की, या ईरान को थका देने की नीति कि ईरान इस समय बहुत एक्टिव है, जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, अभी हम लोग मेरे से विद्वान बैठे हैं जो सेना के हैं, वो जानते भी हैं कि अगर आप अपनी सेना को रेडी मोड में रखते हैं तो वो भी बड़ी खर्चीला होता है। तो ईरान की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हर हमेशा रेडी मोड में रहे। अमेरिका इसको झेल सकता है क्योंकि अमेरिका का डिफेंस बजट बड़ा है, अमेरिका का पूरा साइज बड़ा है, हर चीज में बड़ा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जी इसमें कोई शक नहीं। देखिए कि अमेरिका की अगर ताकत की बात की जाए तो वो ताकत हर लिहाज से ईरान के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन जिस रूप में यहाँ पर अभी हालात नज़र आते हैं तपेश चौधरी, इसमें एक बड़े अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें चाहे ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान इजराइल की इस पूरी भूमिका को सबोटाइज्ड कह रहा है। वो कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ इजराइल जो एक बड़ी साजिशें रच रहा है, क्योंकि बातचीत अगर अमेरिका के साथ में दबाव की होती है तो उनकी तरफ से जो बयान सामने आए हैं, अली लारिजानी उन्होंने कहा इजराइल नेगोशिएशंस को डिरेल करने की कोशिश कर रहा है और रीजनल वॉर भड़काना चाहता है। और जिस तरह से क्योंकि दबाव बनाने की बात भी है तो वो दरअसल इजराइल ही बार बार दबाव बना रहे कि डील ऐसी हो जिसमें ईरान पर दबाव बनाया जाए, ईरान कंट्रोल हो जाए बस। थैंक यू नैना फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए इजराइल का जन्म जिस दिन से हुआ, ईरान दो ईरान ने इनिशियली रिकॉग्नाइज किया था, बट जब से थोड़ा कट्टरवादी सत्ता वहां पे आई तब से ईरान बहुत मुखर रहा है इजराइल के बारे में, और इजराइल के अगेंस्ट में हमेशा से, चाहे वो हमास हो, हुतीज हो और जो हिजबुल्ला हो, और ये सब जानते हैं पूरे वर्ल्ड ओवर, सबको पता है कि उनका सपोर्ट कौन करता है। तो इजराइल की एग्जिस्टेंस को ईरान ने कभी स्वीकार नहीं किया और उनको लगता है कि ये खतरा है, जबकि दोनों के बीच में 2000 किलोमीटर का अंतर है। सरप्राइजिंग, बट सबके अलग अलग पैमाने होते हैं, अब वर्ल्ड लीडर बनने के या मुस्लिम लीडर बनने के या जो भी है। एनीवे इस पे नहीं जाते, ये थोड़ा सा पास बैकग्राउंड मैंने बताया। आज की डेट में मैं ये बात करता हूं कि अब वो ईरान ये बोल रहा है कि इजराइल सैबोटाज कर रहा है या अमेरिका क्यों प्रेशर डाल रहा है। देखिए दोनों के अपने अपने रीजन हैं, ईरान के भी, इजराइल के भी, अमेरिका के भी। अमेरिका का सबसे बड़ा रीजन तो सिर्फ फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल है। बिल्कुल पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर लिया, ऑयल वेनेजुएला भी कंट्रोल कर लिया, सबको मजबूर कर लिया। अब ईरान बचा है, ईरान के लिए नैरेटिव सेट करना पड़ेगा। इराक के लिए भी किया था, लीबिया के लिए भी किया था, वेनेजुएला के लिए भी किया था, तो एक नैरेटिव सेट किया जाएगा। तो एक ईरान है जो थोड़ा बैलेंसिंग रख रहा है, क्योंकि ईरान की भी ऑयल कैपेसिटी ठीक ठाक है, और ईरान से इंडिया और चाइना दोनों के अच्छे संबंध है, जिनको वो थोड़ा सा स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इस चक्कर में चाइना जो है थोड़ा ज्यादा स्क्वीज हो रहा है इंडिया से, तो चाइना थोड़ा सा खुल के तो नहीं आ रहा, लेकिन बैकग्राउंड सपोर्ट ईरान को अब दे रहा है। अब ईरान की जो थ्रेटन की वाली बात है, देखिए जब अमेरिका ने बम गिराए थे, उनके बंकर बस्टर बम्स, वो सब सेटिंग थी कि तुम हमारे टारगेट पे नहीं मारोगे, और जब मारोगे तुम अपना फेस सेव करने के लिए तो मैं वहां से बंदे हटा लूंगा। तो ये सब तो उस समय की सेटिंग चल रही थी। लेकिन अब जिस तरह का गेम ऑयल का चल रहा है, क्योंकि जिस तरह की यूएस की फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, ग्रोइंग बजट डेफिसिट है, 1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया है पर ईयर का उसका इंटरेस्ट, ठीक है, डॉलर ट्रेड से रिड्यूसिंग, एंड बिकॉज होल कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, सम ऑफ द कंट्रीज आर रियलाइजिंग कि भैया डॉलर में ट्रेड क्यों करना है। तो ये एक एनर्जी सिक्योरिटी जिसके ऊपर अमेरिका ने हमेशा सर्वाइव किया है, उसका एक गेम प्लान है। अब आते हैं इसके ऊपर कि इजराइल का नैरेटिव ईरान क्यों सेट कर रहा है। देखिए इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा ईरान से ही है, क्योंकि उनके जितने भी प्रॉक्सीज हैं उनसे था आज तक, और ईरान से भी है। तो ईरान की पावर बढ़ेगी तो इजराइल की एग्जिस्टेंस को खतरा है। पर देखिए ये खतरा तो बलूचिस्तान को भी है, पाकिस्तान से बहुत सारे पीओके को भी था, मतलब इस पे नहीं जाते। बात ये करते हैं कि क्या ईरान को राइट है अपने न्यूक्लियर बम बनाने का। ये नैरेटिव है, बम तो नहीं बने मेरे हिसाब से। ये तो कितना ही यूरेनियम 400 किलो गायब हो गया हो, वो इतनी जल्दी बम नहीं बनते, चाहे बम मार दिया हो, कहीं और पे मारा हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये नैरेटिव है। लेकिन क्या उसको न्यूक्लियर बनाना चाहिए? मेरे ओपिनियन में इस समय वर्ल्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है और जिस तरह की सिचुएशन
जियोपॉलिटिकली बन रही है, कोई और कंट्री न्यूक्लियर पावर्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने देख लिया, अच्छा वो ईरान को रोज धमकी देते हैं, आपने सुना है कभी ट्रम्प को नॉर्थ कोरिया को धमकी देते हुए? कभी नहीं, बिल्कुल सही बात है। बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड तो इसलिए कोई बनना भी नहीं चाहिए मेरे ओपिनियन में। हो गया जो होना था, लेकिन नहीं तो इस नैरेटिव की आखिर क्या जरूरत है? अगर ये नैरेटिव, अगर मान लीजिए तपेश चौधरी, अगर ये फेक नैरेटिव भी है तो इस नैरेटिव की आज के मौजूदा वक्त में क्या आवश्यकता है? किसी को डाउन करने की या मजबूत दिखाने की? नहीं, डाउन करने की नहीं है, वर्ल्ड का एक ओपिनियन बनाने की है। सद्दाम हुसैन के यहाँ कुछ मिला क्या? ईगो थी, इराक का ऑयल कंट्रोल करना था, ईरान का ऑयल कंट्रोल करना है। इस समय ये सही टाइम है नैरेटिव बनाने का। जितनी प्रोटेस्ट हो रही है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव डाइड देयर, ठीक है। जिस तरह की सिचुएशन है अभी बहुत ज्यादा आ रही थी, अब मीडिया इतना कर्व हो गया, इंटरनेट खत्म हो गया है वहां से बाहर के। कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का ईगो ही है जो एक ये कहा जाए कि एक नैरेटिव भी क्रिएट करने की कोशिश है, क्योंकि ईरान को वो बहुत लंबे वक्त से अदावत थी, इजराइल की लंबे वक्त से अदावत थी। डोनाल्ड ट्रंप इज ए बिजनेसमैन। डोनाल्ड ट्रंप जो बिजनेसमैन होता है ना, वो ईगो नहीं रखता। ईगो अमेरिका की हो सकती है, डोनाल्ड ट्रंप इज ए बिजनेसमैन और उस बिजनेस का ही सारा खेल चल रहा है। ये उन असेट, सिर्फ देखिए सऊदी अरबिया, लीबिया, वेनेजुला, जो भी मतलब सिर्फ रसिया को छोड़ के वर्ल्ड के सारे ऑयल प्रोड्यूसर्स अमेरिका के कंट्रोल में है। सिर्फ एक ईरान है, रसिया को तो वो कंट्रोल कर नहीं सकता, सिर्फ एक ईरान बचा हुआ है, पहला चीज। दूसरा चीज, ईरान अगर बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा बना लेता है जैसे नॉर्थ कोरिया ने बना लिया, तो वो अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। ईरान, अमेरिका की प्रेजेंस आज भी मिडिल ईस्ट में इतनी ज्यादा है, वो ऑलरेडी खतरे में है। लेकिन क्या ईरान को न्यूक्लियर पावर होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक नया गेम हो जाएगा। लेकिन क्या वो बैलिस्टिक मिसाइल भी ना बनाए? हर कंट्री को अपने डिफेंस के लिए 100% राइट है, वो बनाए। क्योंकि लेकिन अगर ऐसे हर कंट्री क्लैंडस्टाइन नेटवर्क के थ्रू अगर न्यूक्लियर हो जाएगा, फिर तो इस वर्ल्ड का क्या ही हाल होने वाला है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि ये सिर्फ धमकी है, इतना आसान नहीं है। अमेरिका, ईरान के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स है। और किसी निपुण साहब ने बिल्कुल सही कहा, राष्ट्रवाद इतना जबरदस्त है। आप मुझे एक एग्जांपल नहीं बता सकते वर्ल्ड में, चाहे ईरान इराक वॉर से कभी भी जब भी हुआ हो, ईरान झुका हो। ईरान झुकेगा नहीं, जैसे हिंदुस्तान नहीं झुकता, वहां के लोगों के खून में है, या तो मरेंगे या मारेंगे। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन बिजनेस है। ट्रम्प साहब जो बिजनेस कर रहे हैं वो वही ऐसा लग रहा है जानते कि हैं। भाई ये तो खुद की इच्छा और खुद के ईगो या खुद के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से किसी देश की इतनी सैन्य ताकत को, संजय कुलकर्णी साहब, एक युद्ध जैसी परिस्थितियों में झोंक देना। अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त से अमेरिका का एक बहुत बड़ा सैन्य डेरा लगातार एक्टिव मोड में है। तो अगर ये पर्सनल इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट है, ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसकी वजह से ये कहा जाए कि ये पूरी जो परिस्थितियां क्रिएट करना, और वर्ल्ड वॉर 3 की बार-बार एक छवि को ऐसा लगता है कि अमेरिका ही हवा दे रहा है, तो फिर ये किस रूप में जाएगा? और दूसरी बात जो यहाँ पर आपको अभी तपीश जी भी कह रहे थे कि ईरान बनाए या ना बनाए, ये तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा लगता है कि आज की डेट में वही सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर है, जो सैन्य रूप से और नई तकनीकों के तौर पर सबसे ज्यादा मजबूत है। और वही ताकत शायद ईरान के पास में अमेरिका चाहता है उसे कंट्रोल करना। पावर गेम। देखिए रैना जी, सवाल ये है, ये जो पूरा का पूरा है कोल्ड वॉर, बाइपोलर, मल्टीपोलर वर्ल्ड में बाइपोलर से फिर से वापस यूनिपोलर, तो ये अमेरिका जो है पूरा का पूरा जो डॉलर्स है, वो सिर्फ जब किसिंजर ने डील किया सऊदी अरेबिया के साथ, मकसद था कि पूरा तेल का बिजनेस डॉलर्स में होगा। अगर वो नहीं हुआ और सिर्फ जहाँ पे पूरा पैसा उनको मालूम है कहाँ पर जाता है, उन्हें मालूम है कि तेल बिक रहा है, डॉलर्स पे नहीं बिक रहा है। तो आज की तारीख में क्योंकि डॉलर्स पे तेल नहीं बिक रहा है और बाकी करेंसीज में जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का अगर 20 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, तो उसका 20 ट्रिलियन डॉलर के डेट भी है, यानी कि उतना ही उधार लेकर के चल रहा है। नहीं, आप समझ सकते हैं कितना होता है 20 ट्रिलियन डॉलर का उधार। तो ये सब देखते हुए, और इतना ही नहीं, आंख दिखाने के लिए अमेरिका को चीन ने 400 अरब डॉलर 30 साल का ये समझौता दस्तखत किया ईरान के साथ। उन्होंने 30 साल के लिए 400 अरब डॉलर का डील दस्तखत किया रूस के साथ।
रूस के साथ गैस के लिए और ईरान के साथ तेल के लिए। यानी कि अमेरिका जो है बिल्कुल भी इसमें नहीं अलग, और सारा का सारा बिजनेस किसमें होगा, रियाल और इसमें युआन के बीच में। और क्या होगा, कौन टक्कर दे रहा है अमेरिका को, चीन टक्कर दे रहा है। तो ये सारा खेल है। जब आप तेल के ऊपर पूरा कंट्रोल रखेंगे तो तेल जरूरी नहीं, अगर तेल नहीं भी जाता है चीन को तो भी अमेरिका का मकसद पूरा होता है। तेल जाना ही जरूरी नहीं है। वेनेजुएला क्या तेल अमेरिका नहीं रिफाइन करता है, बाकी देश रिफाइन करते हैं। लेकिन उन्होंने जब सैंक्शन तेल का मकसद ये है, तेल सिर्फ तेल ही नहीं, डॉलर। अगर डॉलर आप देखें सोने की कीमत क्या हो चुकी है, तो जो भी कोलैटरल ही नहीं रहा और पूरा का पूरा बिजनेस अमेरिका सिर्फ डॉलर प्रिंट करने में लगा हुआ था, तो वो दिक्कत आती है। और ये नौबत इसलिए आ रही है कि अमेरिका को अब कोई टक्कर दे रहा है, मल्टीपोलर बना करके। रूस टक्कर दे रहा है, चीन टक्कर दे रहा है, यूरोपियन यूनियन टक्कर दे रहा है, बाकी देश टक्कर दे रहे हैं। तो उनको अब खतरा लग रहा है कि एक वक्त में हम नंबर 1 थे और अब हमारे को नंबर 2 पे लाने की कोशिश की जा रही है। चाहे नंबर 2 पे अमेरिका इतने जल्दी ना आए, पर इकोनॉमी के तौर पर तो आ सकता है। हमें चीन की इकोनॉमी देख लीजिएगा, वो पहुंच गए हैं तकरीबन $17 ट्रिलियन पे हैं। मतलब नजदीक हम तीसरे चौथे पे बनेंगे तो हम क्या किस पे, सिर्फ $5 ट्रिलियन पे बनेंगे। और वो कितना है, 5 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा। तो बहुत बड़ी टक्कर है। तो ये पूरे खेल में टक्कर है चीन पर, लेकिन डायरेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि मिनरल्स किसके पास है, रेयर अर्थ मिनरल्स किसके पास है, सोलर का पूरे बैटरीज किसके पास है, चीन के पास है। तो चीन और ये पूरा जो ग्लोबलाइजेशन में को लेकर के जिस सोच से अमेरिका ने चीन को लिया ग्लोबलाइजेशन में, और यही वजह है सर कि ईरान को एक तरफ घेरने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, तो ईरान के समर्थन में चीन भी आ गया है। रूस ने भी अपनी बड़ी सैन्य ताकत और ये कहा जाए कि एक खजाना एक तरह से खोल दिया, पिटारा खोल दिया है सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल। रूस देखिएगा, रूस हुआ, चीन हुआ, ये ईरान हुए, नॉर्थ कोरिया हुआ, अगर ये सारे देश मिल जाते हैं तो नुकसान किसका होगा? अमेरिका अपने आप को पुलिसमैन समझता है दुनिया का। अगर दुनिया का पुलिसमैन ही अपना काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी फिर क्या औकात रही? तो वो औकात यूरोपियन यूनियन उसको आंख दिखा रहा है। तो उसको देखते हुए ट्रंप ने क्या कहा नेटो में कि आप सारे के सारे 5% अपने जीडीपी का खर्च करें, मेरे कंधे से गोली मत चलाएं। तो ये जो कार्रवाई है धीरे धीरे, आज कल अमेरिका अगले 2 साल के अंदर $1 ट्रिलियन सिर्फ मिलिट्री पे खर्च करेगा। हम कितना खर्च कर रहे हैं? $80 बिलियन। चीन कितना खर्च कर रहा है? $300 बिलियन। अमेरिका कितना करेगा? चीन से 3 गुना ज्यादा। आप समझ सकते हैं इसका मकसद क्या है? कौन सा देश है पूरे विश्व में जो अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है, सिवाय जोश जज्बा होगा पर, लेकिन बिल्कुल जो दबना नहीं चाहेगा। और वही बात तो यहाँ पर तपीश जी भी कह रहे हैं कि वो दबना नहीं चाहते। लेकिन यही एक बड़ी दिलचस्प बात हो जाती है यूके देवनाथ जी कि देखिए खासतौर से कि आखिर कौन कौन साथ है इस पूरे युद्ध में। हमने देखा हाल ही में सऊदी अरब हो या फिर बाकी कई ऐसे गल्फ कंट्रीज जहां पर अमेरिका के बेस हैं, वो तमाम ऐसे देश कह रहे हैं कि हम ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने में अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि जेडी वेंस आर्मेनिया के चक्कर काट रहे हैं। इन दिनों आर्मेनिया के साथ में बड़ी दोस्ती और याराना बढ़ाते हुए नजर आते हैं, बड़ी ढेर सारी डील भी वहां पर हुई है। अब जरा आर्मेनिया और ईरान के बीच की कहा जाता है कि इनकी जो पूरी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जो दूरी है वो बहुत कम है, मात्र 44 किलोमीटर की दूरी है। ये आर्मेनिया से दोस्ती बढ़ाने की वजह क्या नजर आ रही है सर? नैना जी, आर्मेनिया जो है वो हमेशा से पश्चिमी देशों के पास रहा है। उसका जो प्रतिस्पर्धी देश है अजरबैजान, वो हमेशा तुर्की के ज्यादा पास रहा है। तो हम याद कर सकते हैं आज से 10 साल पहले 2016-17 में दोनों देशों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। अब आर्मेनिया के जो लोग हैं ज्यादातर वो जरा पश्चिमी ख्यालात के हैं, क्रिश्चियंस की भी पॉपुलेशन वहाँ ज्यादा है। नोवार्नो कारागा का जो कॉरिडोर है उसको लेके आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में टेंशन रहती है जी। इस टेंशन में जब युद्ध हुआ था तो ईरान ने साथ दिया था अजरबैजान का, तुर्की ने भी साथ दिया था अजरबैजान का, क्योंकि अजरबैजान में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है जी जी। अब हुआ ये कि अब अमेरिका को लग रहा है कि ईरान के ऊपर दबाव सिर्फ वो
पर्शियन गल्फ की दिशा से बना रहा है। यानी अमेरिका को लग रहा है कि ईरान के ऊपर दबाव आ रहा, कहाँ से बना सकता है? सऊदी की तरफ से, कुवैत से, अबू धाबी से, ओमान से, इराक से। अब उत्तर की दिशा में अमेरिका डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को लग रहा है कि अगर आर्मेनिया के साथ उसके अच्छे व्यवहार होते हैं तो आर्मेनिया में वो अपना एक बेस बना सकता है, लॉन्चिंग पैड बना सकता है, जहां से कि वो उत्तर की दिशा से उत्तरी ईरान की तरफ कूच कर सकता है, या कम से कम एक हेलीकॉप्टर कमांडो रेड तो कर ही सकता है। बिल्कुल। देखिए, अगर आप तेहरान को नक्शे में देखें, तेहरान जो है बहुत ईरान के उत्तरी दिशा में है। तो अगर एक कमांडो रेड ऑर्गेनाइज करनी है, जैसे वेनेजुएला में किया था, और वो कमांडो रेड समझ लीजिए अगर इराक से, कुवैत से या कतार से ऑर्गेनाइज होती है तेहरान के लिए, तो डिस्टेंस 700 किलोमीटर जाना तेहरान, हेलीकॉप्टर को 3 घंटे लग जाएंगे। आयतुल्लाह खमानी को जो भी करना है करने के बाद वापस आने में 3 घंटे लग जाएंगे हेलीकॉप्टर को। लेकिन सेम ऑपरेशन अमेरिका अगर आर्मेनिया से करता है तो हेलीकॉप्टर जो है महज 1 घंटे में तेहरान पहुंच सकते हैं। और जो भी तेहरान में ऑपरेशन करना है, जैसे डेल्टा फोर्स ने काराकस में किया था, ऑपरेशन करने के बाद तेहरान में 1 घंटे में ही वो एग्जिट करके आर्मेनिया जा सकते हैं। अमेरिका इस तरह से बहुत कोशिश कर, अमेरिका पाकिस्तान को भी रिझा रहा है कि अगर पाकिस्तान की सरकार मान जाए तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस से, जो कि ईरान के सिस्तान प्रोविंस से लगा हुआ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से अमेरिका ऑपरेशंस करना चाहता है ईरान के ऊपर। देखिए, शत्रु ईरान है तो अमेरिका उसको दक्षिण से, उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से, चारों तरफ से घेर कर हमला करना चाहता है। जी, इसमें कोई शक नहीं, और यही वजह है कि अब आर्मेनिया के साथ में बड़े कनेक्शंस हैं। लेकिन निपुण आलम बयान जी, इजराइल की भूमिका भी बड़ी गंभीर है, और एक तरफ जब यहाँ पर मुलाकात होती है तो इजराइल की तरफ से क्लियर कट कहा गया कि भाई डील हो वरना उसके बाद में एक्शन हो, और अब अमेरिका की भी यही बात कही गई है। 1 महीने के वक्त की बात कही गई है। इस 1 महीने में आखिर क्या कुछ और हो सकता है? देखिए, इजराइल का इस समय आप देखें कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कोई प्रतिरोध नहीं। हमस वॉर के अंदर भी आप देखें कि लंबा वॉर चला, लेकिन क्या किसी भी ईरान के अलावा किसी भी इस्लामिक कंट्री ने इजराइल का खुलकर विरोध किया? कम से कम गवर्नमेंट ने तो नहीं किया। हम अगर टर्की को साइड कर दें, थोड़ा वो टर्की का हमको देखने को मिला, नहीं तो किसी कंट्री का नहीं था। भले ही वहाँ की पब्लिक आपका उनकी गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट, उनके जो सल्तनत है, सुल्तान है, जो मोनार्क हैं, जिसकी भी अगेंस्ट वहां पर रहा, लेकिन कोई भी सरकार ने ओपनली नहीं किया। तो मात्र ईरान है जो हमेशा इजराइल के अगेंस्ट हमास वॉर में खड़ा रहा, बल्कि ईरान के जो प्रॉक्सीज थे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हूतीज हो, वो सब एक्टिव भी हुए अगेंस्ट ऑफ द इजराइल। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये एक बड़ी भूमिका यहाँ पर, यानी कि इजराइल और ईरान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। एक तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हम इस तरह से देखें। अब यहाँ पे आपने कहा कि 1 महीने में क्या होने वाला है, 1 महीने में क्या हो जाएगा। देखिए, 1 महीने में अभी यूके देवेंद्र जी बता रहे थे कि चारों तरफ से एक प्रेशर क्रिएट किया जाए, घेरा जाए, और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर के साथ साथ सेशन इम्पोज किए जाए। यानी कि ईरान के साथ अगर जो भी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नैना जी क्या हो रही है कि इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत सारे देश ऐसे हैं आज की डेट में जो नहीं चाह रहे हैं कि ईरान के ऊपर अटैक हो। खासतौर से वो देश जो अमेरिका के क्या हैं कि अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और परंपरागत रूप से विरोधी रहे हैं किसके, ईरान के। चाहे हम सऊदी की बात करें, लेकिन सऊदी आज ये कह रहा है कि ईरान के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। वही यूएई जो है वो कह रहा है कि अटैक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मिडिल ईस्ट का भी क्या है कि पूरे इक्वेशंस जो हैं वो पूरे परिवर्तन हो रहे हैं। कहाँ तो सऊदी यूएई एक साथ में हुआ करते थे, लेकिन आज विरोधी हुए तो दोनों का ही ईरान के मसले पर अलग अलग स्टैंड है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका, एक तो ये जो एक वहां पर माहौल बना है ईरान के फेवर में, तो उसको जो क्या ना उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको समय चाहिए। दूसरा, ईरान के अंदर जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था या पूरा आंदोलन शुरू हुआ था अगेंस्ट प्रेजेंट रिजीम, उसको वहां पर रिवोल्यूशनरी गार्ड ने एकदम सरप्राइज कर दिया है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि अमेरिका दोबारा फिर इस तरह के आंदोलन को वहां पर हवा देने का प्रयास करे, ताकि अंदरूनी भी दबाव प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर पड़े।
तो मुझे लगता है मिडिल ईस्ट में दूसरा बाहर से घेरने की, यानी कि चारों तरफ से घेरने की, प्रेशर बढ़ाने की, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट डालने के लिए अमेरिका टाइम बायो कर रहा है या टाइम पास करने का प्रयास कर रहा है, ताकि टाइम बरो हो जाए और उस टाइम में हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। ये बात फैक्ट है कि अमेरिका वो गलती नहीं करना चाहता जो गलती उसने इराक में की या अफगानिस्तान में की या प्रेजेंट में रशिया ने यूक्रेन के साथ वॉर में जाकर की। अमेरिका का फोकस है कि अपने फंड्स कौन सी खर्च ना गलती, हो। किस गलती की बात कर रहे हैं आप? भाई आप सोचिए, 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर घुसा और घुसने के बाद अमेरिका को वहां से निकलने के लिए बहाने ढूंढने पड़े। 2014 में उनका ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो चलाया था वो खत्म कर दिया था, लेकिन 14 से 21 तक निकल नहीं पाया अमेरिका वहां से। यही बात आपका इराक के अंदर स्थिति हुई और अमेरिका आज ये देखता है कि अफगानिस्तान और इराक के वॉरियर्स को क्या लगा, 3.5 ट्रिलियन खर्च उसके हो गए, बदले में वहां से उसको रिटर्न नहीं मिला। और डोनाल्ड ट्रंप तो अपने पैसे बचाने की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। हिरोशिमा नागासाकी का जो प्रयोग था वो प्रयोग इसलिए तो था कि हमको ज्यादा खर्च हमारे वॉर में ना हो, हम वॉर को एक तरफा कर दे और अपनी शक्ति को स्थापित कर दे। तो यहाँ वेनेजुएला की भी जो घटना थी, बहुत लो कॉस्टिंग ऑपरेशन हो गया। तो ईरान में अमेरिका उसी तरह के ऑपरेशंस की सोचेगा या फिर अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको इम्पैक्ट डालकर खामनेई गवर्नमेंट को हटाने का प्रयास करेगा। तो मुझे लगता है कि दो ही तरीके हैं, या बहुत हैवी स्ट्राइक्स होंगे एकदम आर्मी के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू, ईरान की सड़कों पे अमेरिका की फोर्स नजर आए, वो नहीं होगा। तो उस सब चीजों के लिए, यानी कि जो मैंने कहा कि जब आपका बाई लैंड आपको एंट्री नहीं करनी है तो उसके लिए टाइम चाहिए, ताकि आप सही तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाकर ईरान को स्ट्रैटेजी तो मुझे लग रहा है कंटिन्यूसली बनाई ही जा रही है। लेकिन एक और बड़ी बात इस दौरान जो इजराइल की बड़ी भूमिका की नजर आती है, एक रिपोर्ट सामने आई। जी तपेश जी कुछ कह रहे थे शायद। जी नहीं, आपकी बात सुन रहा हूँ। अच्छा तपेश जी, दरअसल इजराइल की तरफ से अभी जब गाजा में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ, एक रिपोर्ट सामने आई उसमें वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया गया और ये मौजूदा वक्त में बड़ा घातक, चिंताजनक एक तरह से माना जा रहा है। और इजराइल की तरफ से धमकी भी ऐसी दी जा रही है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जो हाल गाजा में हुआ वो ईरान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है वैक्यूम बम का। देखिए, टेक्नोलॉजी तो आजकल नई नई रोज आ रही हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बम से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हाँ उस कैटेगरी में नहीं आता। तो अपनी कैटेगरी में वैक्यूम बम बहुत अच्छा हथियार है। थर्मोबारिक बम भी बोलते हैं इसको बेसिकली, जिसमें फ्यूल का एक डिस्पर्स करके क्लाउड बनाया जाता है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज किया जाता है उसको हैवी ब्लास्ट करने के लिए। तो हाँ, लार्ज स्केल डैमेजेस उससे होते हैं, खतरनाक है ये। लेकिन ये सब तो देखिए, इक्विपमेंट हर कंट्री अपने अपने डिफेंस के लिए बना ही रहा है। तो अगर ये यूज ही होगा या नहीं होगा, देखिए जब ईरान, मैं देखिए इजराइल की उतनी गलती यूं नहीं मानता हूं कि इजराइल बहुत छोटा कंट्री है और उसके चारों तरफ जितने अटैक्स पास हिस्ट्री से, जब से वो एग्जिस्टेंस में आया है, जब से भी हुए हैं, तब से वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। तो उसको तो नए नए तरीके करने पड़ेंगे। और देखिए, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस आज की डेट में। अगर आप ऑफेंसिव हैं तब बचा सकते हैं, खाली डिफेंड करके नहीं बचा सकते। देखिए, इजराइल ईरान का युद्ध भी कोई अमेरिका ने नहीं रुकवाया था, इजराइल को ठीक ठाक डैमेज किया था ईरान ने। तो सब लोग तभी उस टेबल पे आते हैं, बैठते हैं कि जब भाई मुझे भी थोड़ा रिकूपरेशन टाइम चाहिए, मैं भी अपनी थोड़ी सेना संभाल लेता हूं, तुम भी संभाल लो। तो और इजराइल बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड छोटा सा कंट्री है, ईरान बड़ा वाइडली पॉपुलेटेड है और बहुत सारे ओपन स्पेसेस वहां पे हैं। तो ये वो किसी भी वॉर में बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन फैक्टर सबसे बड़ा जो ये है कि आज की डेट में डायमेंशंस क्या बन रहे हैं, अमेरिका क्या चाह रहा है। अमेरिका देखो, ट्रम्प साहब की तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि वो तो 20-25 साल जो अमेरिका ने मेहनत की अपने टेन्योर में खराब करके चले जाएंगे, शायद वो कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाए। तो अमेरिका को तो उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और कोई भी मुंबई का डॉन हमेशा डॉन नहीं रहा, ठीक है, या तो एनकाउंटर में मारा गया, उसके चेले ने मार दिया। तो ऐसे केसेस तो हमेशा आएंगे, लाइफ किसी की कंटिन्यूअस नहीं चलती, चेंजेस होंगे डेफिनेटली। प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे साथ क्या है कि हमारे जो संबंध हैं
रसिया के साथ और ईरान के साथ फॉर आवर एनर्जी सिक्योरिटी वो बहुत पुराने हैं। और हम दोनों चीज में एक ट्रायंगल में फंस गए हैं, मतलब अमेरिका के साथ में, क्योंकि अमेरिका के साथ रहे तो कैसे रहे, रसिया के साथ रहे तो कैसे रहे, और ईरान के साथ रहे तो कैसे रहे। ये एक जो ट्रायंगल बन रहा है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रायंगल है, इंडिया के लिए डिफिकल्ट टाइम है फॉर इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी। और देखिए सबसे खतरनाक सिचुएशन जो होगी इस वर्ल्ड में वो होगी अगर अमेरिका सपोज, वैसे बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से, रेजिम चेंज इज अ, निपुण जी ने मेरे ख्याल से हिंट भी दिया, रेजिम चेंज इज द बेस्ट ऑप्शन। अमेरिका फाइट करके नहीं, वो वेनेजुएला का एग्जांपल है, वो शायद सीख चुका है और उस समय जैसी सिचुएशन है रेजिम चेंज करके वो कर सकता है। अगर अमेरिका वर्ल्ड का 80% ऑयल कंट्रोल कर लेगा तो वो सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान होगा इस वर्ल्ड के लिए। क्या वो प्राइस कंट्रोल करेगा, क्या अपनी शर्तों पे लोगों को नचवाएगा। तो इसलिए जब भी हमारा पहले भी जब रसिया के साथ हम आज से तेल नहीं खरीद रहे थे, पहले से खरीद रहे थे जो बाइडेन के टाइम पे, सबसे हमने महत्वपूर्ण बात समझाया ये जो बाइडेन कि को। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नीति नहीं है ना, ये तो अमेरिका की हमेशा से नीति रही है, डीप स्टेट्स की हमेशा से नीति रही है, चीजों को कंट्रोल करने की, परिवर्तन करने की या फिर वहां पर रिजीम चेंज करने की। और शायद यही एक ईगो की लड़ाई है, आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखने वाली बात है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।